नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अच्छी तरीके से पढ़ाई चल रही है ना। लॉकडाउन में घर रह करके आराम से पढ़ना, कोई काम नहीं दूसरा। और हम भी कोशिश कर रहे हैं लॉकडाउन में ड्यूटी दे करके उसके बाद में फ्री टाइम में आपके लिए ये वीडियो उपलब्ध कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और वीडियोज़ थोड़े लेट आ रहे हैं क्योंकि एक वीडियो ही बना पा रहे हैं दिन में, कभी कोई ड्यूटी आ जाती है नहीं बना पाते हैं, तो इसका हमें भी खेद है। लेकिन आगे हम कंटिन्यू में वीडियो चालू रखेंगे, दोस्त दूसरे भी पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, हमने इतिहास शुरू कर लिया था। हमने सर्वप्रथम राजस्थान के नाम की उत्पत्ति के संबंध में और पुराने समय में राजस्थान को क्या बोला जाता था उस संबंध में पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा ये सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा की खोज और उसके बाद की बातें हमने विशेषताओं पर आकर के छोड़ा था। और आज हम कालीबंगा की विशेषताएं शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कालीबंगा की विशेषताएं मतलब यहाँ पर विशेष रूप से क्या मिला है, विशेष रूप से क्या मिला है और जो चीजें मिली यहाँ पर वो इस सभ्यता के बारे में क्या क्या हमें जानकारी प्रदान करती है, इस संबंध में हम आज पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं, कालीबंगा सभ्यता स्वतंत्र भारत में राजस्थान की सर्वप्रथम खोज की हुई ये सभ्यता है। सर्वप्रथम इसकी खुदाई की गई भारत में, सर्वप्रथम रोपड़ पंजाब की गई थी। और मैं बता दूं दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता में जो भी अवशेष मिले, जो भी पुरातात्विक सामग्री मिली है, उस सामग्री के संग्रह के लिए एक संग्रहालय बनाया है हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान सरकार द्वारा 1985 से 1986 में उसका निर्माण हुआ। और जो भी कालीबंगा सभ्यता के जो भी अवशेष है, सामग्री है, वो वहाँ पर संग्रहालय के में सभी वस्तुएं रखी गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, कालीबंगा सभ्यता का ये जो भूभाग था, ये 2 भागों में बंटा था। इस तरह से ये तो था दुर्ग और ये था नगरकोट। मतलब यहाँ पर रहती थी सामान्य जनता। और यहाँ पर जो विशिष्ट लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, जिनका बोलबाला था, जो अच्छे संपन्न परिवार था, वो यहाँ पर रहते थे। इसके पीछे पश्चिम की साइड में कब्रिस्तान बने हुए मिले हैं। और जो ये है दुर्ग और नगर, ये है दोनों परकोटे से घिरे हैं, यानी सुरक्षा की दृष्टि से परकोटा बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नगर में और दुर्ग, यहाँ पे जो मकान बने होते थे, मकान कैसे बने थे? मकान यहाँ पर ईंटों से बने थे। तो ईंटों में भी 2 प्रकार की ईंटें, एक कच्ची ईंट, दूसरी पक्की ईंट। तो हम ये मान सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी, उस समय लोगों ने कच्ची ईंटों से अपने मकान बनाए। उसके बाद में जैसे डेवलप हुआ तो उन्होंने पक्की ईंटें भी काम में ली। कच्ची ईंटों से बनाने के कारण कालीबंगा को इतिहासकारों ने दीनहीन सभ्यता भी कहा है। कालीबंगा सभ्यता दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, आप जो सड़कें थी यहाँ पर, दोस्तों सड़कें समकोण प्रकार की थी, ऐसे समकोण प्रकार की थी। और जो मकान है ना, ये मकान सड़कों के दोनों ओर बने थे, लेकिन इनके दरवाजे वो सड़कों की तरफ ना खुल करके दूसरी साइड में खुलते थे, ऑपोजिट साइड में खुलते थे। यहाँ पर ये नहीं खुलते जैसे आमतौर पर आधुनिक युग में जैसे खुलते हैं ना, कि हम अपने घर का दरवाजा रोड की तरफ से रखते हैं, क्योंकि वहां से साधन आने जाने में हमारे को सुविधा होती है, तो इस तरह से रखते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, रोड की तरफ दरवाजा नहीं रखते थे, दूसरी साइड रखते थे। उनका जो भी कारण रहा होगा, अब वहाँ के जो लेख है, जो भी लिपि वगैरह, वो पढ़ नहीं पाए, तो इससे ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाई है। हमें सिर्फ इतना ही प्राप्त हुआ है, जैसे कि सड़कें बनी हुई मिली है, तो इसके मकान वगैरह, इससे अनुमान लगे हैं कि उस समय कैसी ये सभ्यता थी। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आपको
कि यहाँ पर ये जो मकान थे, मकानों में दरारें भी आई हुई है। ऐसे जैसे दीवारें है ना, दीवारों में ऐसे दरारें आई हुई है। तो इतिहासकारों ने क्या माना है कि दरारें आने के कारण कि यहाँ पर ये भूकंप के अवशेष है। भूकंप यानी कि यहाँ पर भूकंप भी आते थे। भूकंप आने के कारण इस जो मकान थे इनमें दरारें आई और मकान ध्वस्त हुए। और कई तो इतिहासकार ये भी मानते हैं कि कालीबंगा ये जो सभ्यता का पतन है वो भूकंप के कारण हुआ है, ऐसे आपदा के कारण हुआ है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर क्या था। यहाँ पर अब चलते हैं खेती के संबंध में। खेती कैसे करते थे लोग, क्या करते थे। खेती बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मकान थे, मकान से जो पानी निकलता था, जैसे यहाँ पर स्नानागार भी मिले हैं और अन्न रखने के लिए अन्नागार भी मिले हैं, वो हम खेती में पढ़ेंगे। स्नानागार वगैरह जो मिले हैं, उनका जो पानी था वो पानी कैसे निकासी की क्या व्यवस्था थी। तो पानी के लिए जो नालियां बनी थी दोस्तों, सड़क के किनारे बनी थी, और वो नालियां लकड़ी की थी, मतलब काष्ठ की बनी थी, लकड़ी की बनी थी। और आगे जाकर के ईंटों की भी बनी हुई मिली है। लेकिन यह अपुष्ट प्रमाण है कि नगर से बाहर क्या पक्की नालियों से वो नाला निकलता या नहीं निकलता था, उसके प्रमाण नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि घरों से बाहर निकलने के लिए जो नालियां थी वो लकड़ी की थी, और जो पानी होता था वो एक नाली से ऐसे आगे करके जाकर फिर बड़ी नाली होती थी। तो ऐसे भी प्रमाण मिले हैं। ये काष्ठ के प्रमाण यहीं से ही मिले हैं, कालीबंगा से, दूसरी कहीं नहीं मिले हैं। और खेती में दोस्तों विश्व में प्रथम, विश्व में और कहीं जगह नहीं मिला है जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से ही मिले हैं। यह सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि हल से जुते हुए प्रमाण कहां से मिले, तो उसमें भी आपको कालीबंगा करना है। क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊं कि यहां पर एक साथ दो फसल लेने के फरमान भी है। उन फसलों में कौन सी फसलें थी, तो वहां पर आप यह लिखो, वहां पर गेहूं और जौ दोनों को साथ में उगाया भी जाता था। यानी कि एक साथ दो फसलें ली जाती थी। सर्वप्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। और इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि हल से जुते हुए सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा सभ्यता इसमें है। अब इसमें यहाँ पे है ना उसको कपास के भी अवशेष मिले हैं। कपास वैदिक काल में नहीं होती थी, वैदिक काल में कपास के अवशेष नहीं मिले, लेकिन कालीबंगा सभ्यता से कपास के अवशेष मिले हैं। कपास को यहाँ सिडन कहा जाता था, सिडन कहा जाता था। यह नोट कर लें, कभी भी ऐसा कुछ ना आ सकता है तथ्यात्मक। और दोस्तों रही बात कि और क्या क्या चीजें मिली हैं, तो और मिला है। अब धार्मिक अनुष्ठान में चलते हैं। यहां से यज्ञ वेदिकाएं मिली है, यज्ञ वेदिकाएं मिली, यहां से यज्ञ वेदिकाएं मिली है। और कुछ यज्ञ वेदिकाओं में हड्डियां भी मिली हैं, जिससे इतिहासकारों ने यह माना है कि यहाँ बलि प्रथा भी थी। बलि प्रथा यानी कि यहाँ पर यज्ञ में बलि भी दी जाती थी। यज्ञ वेदिकाएं मिली है, धार्मिक अनुष्ठान भी होते होंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी मूर्ति नहीं मिली है, किसी भी देवता की मूर्ति नहीं मिली है, न ही किसी देवता के पूजन की जानकारी मिलती है। यहाँ से देवता की पूजा करने की जानकारी नहीं मिलती है इन प्रमाणों से, न ही कहीं पर मूर्ति मिलती है। हाँ, एक जरूर मिलता ही है, एक मोहर सिक्का कह सकते हो, वो मिला है। उसमें एक साइड है महिला का चित्र, स्त्री का, और दूसरी साइड है व्याघ्र चीते का चित्र है। तो महिला का चित्र मिलने के कारण
इतिहासकारों ने इस सभ्यता को मात्र सत्तात्मक माना है। क्या माना है? मात्र सत्तात्मक माना है। और दोस्तों यहाँ पर स्वास्तिक भी मिला है। अब जिनका काम मंगल कार्यों को संपन्न करने में किया जा सकता है, घरों के जैसे बाहर लगाते हैं ना स्वास्तिक, चित्र उकेरते हैं, उस हिसाब से स्वास्तिक भी मिला है यहाँ पर। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर समाधि प्रथा या अंतिम संस्कार कैसे करते थे। अब धार्मिक तो काम अपना हो गया, इतना ही है, ज्यादा नहीं है। और मैं बता दूं कि अंतिम संस्कार वगैरह कैसे होता था। तो अंतिम संस्कार 3 प्रकार से होता था। मतलब शव को जलाते थे या गाड़ते थे, क्या करते थे, इसके 3 प्रकार है। फर्स्ट है शव गोलाकार या अंडाकार शवगृह में दफनाया जाता था, जहां पर सिर रहता था उत्तर में, यहाँ पर वो पांव रहते थे दक्षिण में। दूसरा मिला है शवगृह, उसमें भी गड्ढा तो अंडाकार ही है, गोलाकार ही है, लेकिन उसमें जो हड्डियां हैं, हड्डियों को इकट्ठी करके डाला हुआ है। इससे हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं, इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि पहले क्या करते थे, किसी व्यक्ति की डेथ होती थी, मौत होती थी, तो ये जैसे उसकी लाश को किसी पशुओं को खिलाने के लिए छोड़ देते थे, जंगल में डाल देते थे, और जब वो पशु खा लेते थे उसके बाद जो बची कुची जो भी हड्डियां होती थी उसको ले जा करके समेट करके इकट्ठा करके ये यहाँ पर शवगृह में दफनाते थे। नंबर 3 है, नंबर 3 में शव के साथ में भोजन सामग्री भी मिली है। और एक जगह से तो दोस्तों शव के साथ में कुत्ता भी मिला है, कुत्ता भी दफनाया गया है। और मैं बता दूं इनके पशुओं में, पशु क्या कौन थे प्रिय इनके, तो पशु दोस्तों इनका प्रिय पशु था कुत्ता। यहाँ पर ऊंट की हड्डियां भी मिली है, अस्थियां भी मिली है, तो इससे यह पुष्ट होता है कि यहाँ पर ऊंट भी पाया जाता था, लेकिन कुत्ता इनका सबसे प्रिय था। तभी तो कुत्ता प्रिय था, तभी इनके शव के साथ में दफनाया गया है। एक जगह से कुत्ते के अवशेष भी मिले हैं। आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको लिए वो जानना जरूरी है कि इस समय में लोग अपना अगर बीमारी होती थी तो उसका इलाज कैसे करते थे। तो यहाँ से कपाल मिला है, कपाल, उस कपाल में 6 छेद है, 6 छेद है। इससे हमने यह माना कि कालीबंगा के लोग शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन वगैरह भी करता, ऑपरेशन के माध्यम इलाज भी करता, ऑपरेशन के माध्यम से ये इलाज भी करते थे। और यहाँ पर बाकी कोई जगह से ऐसे अवशेष नहीं मिले, यह एक कपाल मिला, कपाल के माध्यम से लोग इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि यहाँ पर शल्य क्रिया की जाती थी। और मैं आपको बता दूं कि कालीबंगा सभ्यता, यह सभ्यता नगरी सभ्यता थी, नोट कर देना। कभी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नगरी सभ्यता थी, तो उसमें आहड़ वगैरह को ऑप्शन दे दे, क्योंकि आहड़ ग्रामीण सभ्यता थी। उसमें अगर कालीबंगा हो तो आपको कालीबंगा राइट करना है कि कालीबंगा नगरी सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में अपने काफी कुछ हो गया है। आगे हम दूसरी सभ्यताएं पढ़ेंगे। आप निरंतर हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।